नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। तो कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जो नाटक की अपनी सीरीज चल रही है, इसमें आज अपनी ये 5वीं क्लास है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे नाटक के तत्व। अब नाटक के तत्वों की यदि हम बात करें तो मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा-सा बेसिक बता देता हूं और फिर जितना हम पढ़ चुके उससे आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बहुत बारीकी के साथ में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, सारी बातें, वो आपको अच्छे तरीके से मन लगाकर कवर करना है। फिर देखना आनंद आएगा। बहुत बढ़िया, देखो। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं नाटक के तत्वों की। तो देखो, ये तत्व हैं कथानक या कथा वस्तु, पात्र, रस, संवाद, उद्देश्य, अभिनय, भाषा शैली या फिर वृत्तियां और एक संकलन त्रय। इसमें से अभी तक हमने डिटेल से वर्णन कर लिया है या कहें डिटेल से पढ़ लिया है हमने कथानक, कथा वस्तु के बारे में और पात्र के बारे में। तो पूरी विस्तृत कक्षाएं रही हैं अपनी इसके संदर्भ में। अब बाकी के जो तत्व बच गए, अब आगे आज हमारी चर्चा उसी पर होने वाली है। ओके, तो लीजिए आनंद क्लास का। सबसे पहले अब हम इसमें रस की बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन भाई रस से। तीसरा तत्व जो है, कौन सा है वो? रस। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो रस है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सभी जानते हैं रस आनंद का प्रतीक होता है। रस आना मतलब आनंद आना। तो वो ही इसका शाब्दिक अर्थ है। तो बिंदु वाइज हम लिखेंगे, देखो। रस का शाब्दिक रस का शाब्दिक अर्थ, और रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो रहता है आनंद। ठीक है, तो ये इतना सा ध्यान रखना है, आनंद इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर दूसरी बात करें तो रस होता क्या है? देखो, चाहे हम काव्य की बात कर ले, चाहे नाटक की बात कर ले, जिसको पढ़ने से, सुनने से, देखने से मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में ही हमें दिख रहा है क्या? आनंद। तो आनंद आना चाहिए पढ़ने में, सुनने में, देखने में। तो वो ही तत्व है, उसे रस कहा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूं। काव्य या फिर कहें नाटक, अपन बात नाटक की कर रहे हैं फिलहाल, तो नाटक के संदर्भ में देख लेते हैं। काव्य, नाटक आदि को पढ़ने सुनने या देखने, काव्य नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की जिस आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। उसे ही रस कहा जाता है। ये लो भाई, परिभाषा भी होगी सीधी इसी के आधार पर ही है। रस जो है, इससे अब महत्वपूर्ण बात है, अगर हम बात करें नाटक की आत्मा किसको माना जाता है, तो रस जो है उसको नाटक की आत्मा माना जाता है। यहीं से प्रश्न है जो बन जाता है। जबकि संवाद जो होते हैं ना, वो प्राण होते हैं और रस आत्मा।
ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है और यहां से ही आपका एक प्रश्न है जो बन करके आता है। तो हम कह सकते हैं, देखो नेक्स्ट बिंदु में रस को नाटक की आत्मा माना जाता है। तो ये बिंदु है नाटक की आत्मा, इसको ध्यान रखना है। नाटक की आत्मा कौन है? रस है। रस को नाटक की आत्मा माना जाता है। ये देखो, चलिए यहां तक हमारी बात हुई। नेक्स्ट बात आ जाओ। नेक्स्ट बिंदु की अगर बात करें तो देखो अंगिरस। नाटक के अंगिरस आपसे पूछे जाए, अंगिरस का मतलब प्रधान रस, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो प्रधान रस। तो अगर आपसे सीधा सीधा सा प्रश्न ये पूछा जाए कि नाटक के अंगिरस कौन से हैं, या फिर कहें प्रधान रस कौन से हैं, तो आपको देखो इसमें एक सीधा सा उत्तर देना है कि नाटक के जो अंगिरस हैं उसमें भाई एक तो आता है कौन सा? श्रृंगार, श्रृंगार रस एक तो, और दूसरा जो होता है श्रृंगार और वीर, श्रृंगार और वीर रस। श्रृंगार और वीर रस है ना, ये होते हैं भाई अंगिरस किसके? नाटक के। लेकिन अगर हम बात करें महाकाव्य की, कि जो महाकाव्य है उसमें कौन से अंगिरस होते हैं, तो श्रृंगार और वीर के साथ में वहां एक रस और जुड़ जाता है और वो है शांत रस। तो ध्यान रखना, हम नाटक की बात कर रहे हैं यहां, लेकिन अगर मैं यहां पर आपके सामने नोट डाल करके एक बिंदु डाल देता हूं, चलो, जिससे कि अपने को पता रहेगा। देखो महाकाव्य, अगर बात कर ले किसकी? महाकाव्य की, महाकाव्य के अंगिरस यानी प्रधान रस, तो ये तो नाटक के थे, लेकिन इनके साथ साथ में ही देखो श्रृंगार और एक वीर हो गया, श्रृंगार वीर और शांत रस। ये देखो इसमें तीन हो गए भाई। तो महाकाव्य के अंगिरस कौन कौन से हैं? श्रृंगार है, वीर है और शांत है। जबकि नाटक के अंगिरस कौन से हैं? श्रृंगार और वीर हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को, और यहां से भी प्रश्न देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कवर हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न और यहां से जो पूछा गया है वो है, देखो अगर प्रश्न आता है कि नाटक में कौन से रस को निषेध माना है, और वो भी बात कर ले भरत मुनि की विशेष तौर पे। भरत मुनि ने नाटक में विभत्स रस को निषेध माना है कि नाटक में विभत्स रस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। या फिर प्रश्न को किस ऐसे भी घुमा सकते हैं कि नाटक में विभत्स रस का निषेध किसने किया है, तो किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न रहेगा, तो एक यहां से हम लिख सकते हैं, देखो भरत मुनि ने, भरत मुनि ने विभत्स रस को, विभत्स रस को, भरत मुनि ने विभत्स रस को नाटक में वर्जित माना है, वर्जित माना है। विभत्स होता क्या है वैसे जानते हो? किसी चीज को देख करके मन में एक तरह से घृणा का भाव पैदा हो, तो वो क्या होता है? विभत्स। जैसे अपन गए कहीं, ऐसी गंदगी वगैरह कुछ ऐसी चीजें दिखी जिससे मन में क्या हुआ है? एक घृणा का भाव पैदा हुआ है, तो जिसको हम देख नहीं सकते उसको देखते कहें छी। ठीक है ना? तो ये विभत्स रस इस तरह का होता है।
तो आपको पता है नाटक है वो तो मनोरंजन के लिए देखे जाते हैं। अगर उसमें भी घृणा का भाव आ गया तो उठ के बीच में भाग जाएंगे, कौन नाटक पढ़ेगा, कौन देखेगा। तो विभत्स रस का जो प्रयोग है ना, वो नाटक में नहीं होना चाहिए, ऐसा भरत मुनि ने माना है। तो ये रस की बात थी। तो नाटक के संदर्भ में रस से अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है। और रस की वैसे विस्तृत तो काव्य शास्त्र में हम पढ़ते ही हैं सारी चीजें, लेकिन नाटक के जो तत्व है ना, उस तत्व रूप में अपने को जो बातें याद रखनी चाहिए वो केवल इतनी सी याद रखनी है। तो क्या क्या याद रखनी है, देखो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बता दोगे आनंद होता है। तो आनंद क्या, किसी भी काव्य को नाटक को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। और जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। और ये जो रस है ये नाटक की आत्मा माना जाता है। नाटक के अंगी रस पूछ लिए जाए तो श्रृंगार और वीरस होता है। लेकिन अगर महाकाव्य की अगर बात करें तो वहां श्रृंगार और वीर के साथ में शांत रस और आ जाएगा। ठीक है। और भरत मुनि जो है उन्होंने नाटक में कौन से रस को, विभत्स रस को वर्जित माना है या फिर कहें उसका निषेध किया है। चलिए ये बात थी रस की। तो ये तत्व अपना समाप्त होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो रस के बाद में बात आती है संवाद की। संवाद क्या होते हैं ये देखिए। संवाद, अगर देखो संवाद की हम बात करें भाई, तो इंग्लिश में कहते हैं डायलॉग। अब नाटक में आपको पता है पात्र होते हैं। अब वो पात्र कथानक को, जो कथा वस्तु होती है उसको आपसी बातचीत के माध्यम से ही तो आगे बढ़ाते हैं। तो उनकी जो आपसी बातचीत होती है ना, वो आपसी बातचीत ही क्या कहलाती है, संवाद। ऐसा कि हम सब जानते हैं। तो ये संवाद होता है, मतलब आपसी बातचीत है वो संवाद है। तो चलिए इसके बारे में मैं लिख देता है एक बार। नाटक में पात्रों द्वारा, नाटक में जो पात्र होते हैं ना, नाटक में पात्रों द्वारा होने वाली, नाटक में पात्रों द्वारा होने वाली आपसी बातचीत, आपसी बातचीत को ही, नाटक में पात्रों द्वारा होने वाली आपसी बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। संवाद कहा जाता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो पात्रों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है वो बातचीत ही क्या है, संवाद है। अब ये जो संवाद है ना, इसका ही दूसरा नाम है कथोपकथन। इससे मतलब कभी भ्रमित मत हो जाना। संवाद है उसको ही हम कथोपकथन भी कहते हैं। मैं लिख ही देता हूं इस बिंदु को जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। संवाद को, सारे बिंदु संवाद को क्या कहते हैं भाई, संवाद को कथोपकथन, यानी इसके टुकड़े कर लो संधि विच्छेद के अकॉर्डिंग। कथा प्लस उपकथन, ये टुकड़े हो गए है ना, तो गुण संधि के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा कथा प्लस उपकथन। संवाद को कथोपकथन भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्योंकि जो कथन होते हैं कथा में, इधर से बात इधर से बात, जो कथन ही तो है एक तरह से। तो कथन ही तो ये बातचीत है आपसी। तो आपसी बातचीत जो होती है वो आपसे में जो कथन कहे जाते हैं, बातें कही जाती हैं, वो तो कथोपकथन कहते हैं इसको, संवाद को। ओके। तीसरी बात देखो, संवाद नाटक के प्राण होते हैं। बातचीत तभी तो आगे बढ़ती है। संवाद नाटक के प्राण होते हैं। ये देखो भाई, संवाद नाटक के प्राण होते हैं और आत्मा रस। तो यही बात हमने जो अभी बताई थी, इस पर थोड़ा सा विचार करना है, ध्यान रखना है
क्योंकि नाटक के अगर प्राणों की बात करें तो वो संवाद हैं, वो प्राण रहेंगे, और आत्मा की बात करें तो रस, आत्मा। ओके, आगे बढ़ो। देखो यहां से अगर हम बात कर लें कि विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। विशेषताएं, संवाद जो है ना, इनमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो पहली विशेषता देखो, संवाद जो आपकी बातचीत है ना, वो बिल्कुल मतलब एक तो जटिल नहीं होनी चाहिए, सरल सुबोध होनी चाहिए कि जो समझ में आ जाए, तभी तो रुचि करके पढ़ सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। नहीं तो आनंद कहां आएगा बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता जो संवाद है ना, आपसी बातचीत है, सरल सुबोध और संक्षिप्त होने चाहिए, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए। तो पहली बात लिख देता हूं मैं, संवाद सरल सुबोध, सरल सुबोध एवं संक्षिप्त होने चाहिए। तो कौन कौन सी विशेषता है इनकी बात हो तो आप बता सकते हैं। संवाद सरल होने चाहिए, सुबोध का मतलब जिसका बोध, जिसका ज्ञान आसानी से हो जाए, वो सुबोध होना चाहिए, और ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, मतलब संक्षिप्त होने चाहिए। दूसरा, संवाद जो है ना भाई, नाटक में जो पात्र होते हैं उन पात्रों के अनुकूल ही बातचीत होनी चाहिए संवाद में। ऐसे नहीं है कि किसी पात्र को उग्र दर्शाया गया है और संवाद के माध्यम से सौम्य बना दिया, ऐसा नहीं। जैसा पात्र उसी के अनुसार संवाद होना चाहिए, और संवाद के माध्यम से ही तो पता चलता है कि इसका चरित्र कैसा है, इस पात्र का। तो पात्र का जो चरित्र है ना, उसको अभिव्यक्त करने वाला, उसका चरित्र व्यंजक कह सकते हैं एक तरह से, वो होना चाहिए। तो दूसरा बिंदु हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, संवाद पात्रानुकूल, पात्र के अनुकूल, पात्रानुकूल एवं चरित्र व्यंजक, चरित्र व्यंजक होने चाहिए। ये दूसरी बात है भाई, संवाद पात्रानुकूल और चरित्र व्यंजक होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 3। अब आपसी बातचीत होती है तभी तो कथा का मतलब विकास होगा उसमें, तो सहायक होने चाहिए, कहने का मतलब संवाद कथा के विकास में, कथा के विकास में सहायक होने, सहायक होने चाहिए। लो भाई, ये हैं विशेषताएं जो एक संवाद में होनी चाहिए। तो बस संवाद में इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। तो एक बार देख लो क्या है संवाद, होता क्या है। अगर इसकी बात करें तो नाटक में जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं वो ही संवाद होता है। संवाद है, इसमें बातचीत होती है, तो कथा प्लस उपकथन यानी कि कथोपकथन भी कहा जाता है। और संवाद जो है वो नाटक के प्राण होते हैं। 3 बातें ये ध्यान रखनी है। विशेषताओं की बात करूं तो देखो, संवाद है वो बिल्कुल सरल होने चाहिए, सुबोध जिसको आसानी से जिसका ज्ञान हो जाए ऐसे होना चाहिए, और संक्षिप्त होने चाहिए, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए। संवाद जैसे पात्र के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, पात्रानुकूल कह सकते हैं, और उनको चरित्र को दर्शाने वाले यानी कि चरित्र व्यंजक होने चाहिए। संवाद है वो कथा के विकास में भी सहायक होने चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये संवाद में रहेंगी। तो इसी के साथ संवाद देखो अपना समाप्त। तो रस हो गया, संवाद हो गया, इसके बाद में बात कर लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य, अब देखो यहां उद्देश्य, तो आपको एक बात तो नॉर्मली पता है कि सब जानते हैं कि कोई भी नाटक लिख रहे हैं, कोई भी काम मान लो हम करते हैं,
तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। बिना उद्देश्य के कौन सा काम होता है? तो उद्देश्य तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वैसे। तो किसी न किसी उद्देश्य के प्रेरित होकर, एक तरह से कहें, उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कोई काम किया जाता है। यहां जो प्रश्न आएंगे आपके, तो उस प्रश्न की बात करें, किस विद्वान ने नाटक का उद्देश्य क्या माना है? तो विद्वानों के अकॉर्डिंग दो तीन तरह के प्रश्न आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। नंबर एक, पहले बात कर लेते हैं भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मूल उद्देश्य, किसके अनुसार बात कर रहे हैं भाई? भरत मुनि के अनुसार। तो सिंपल से ध्यान रखना है, भरत मुनि के अनुसार नाटक का मूल उद्देश्य है वो रस निष्पत्ति है। रस निष्पत्ति। तो प्रश्न यहां से दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि नाटक का मूल उद्देश्य रस निष्पत्ति को किसने माना है? तो भरत मुनि ने माना है। एक बात, भरत मुनि ने नाटक का मूल उद्देश्य माना है, रस निष्पत्ति को माना है। तो दोनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति, ओके। भरत मुनि के बाद में दूसरा नाम आ जाता है महिम भट्ट का भाई। महिम भट्ट के अनुसार, महिम भट्ट के अनुसार जो नाटक का उद्देश्य है वो है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार की शिक्षा। देखो, लोक व्यवहार की शिक्षा देना। तो महिम भट्ट कहते हैं कि जो नाटक है ना, तो उस नाटक का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लोगों का जो आपसी व्यवहार है, मतलब कोई शिक्षा देनी चाहिए, उससे संबंधित, जीवन से संबंधित लोक व्यवहार की शिक्षा देना, ये नाटक का उद्देश्य होता है। ऐसा माना है किसने? ये महिम भट्ट ने माना है। और तीसरा ले लेते हैं जयशंकर प्रसाद के अनुसार। जयशंकर प्रसाद के अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार देखो, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नाटक का जो उद्देश्य है वो आत्म अभिव्यक्ति है। तो आत्म अभिव्यक्ति को माना है, आत्मा भी व्यक्ति। तो आत्मा व्यक्ति को किसने माना है? जयशंकर प्रसाद ने माना है। रस निष्पत्ति ये भरत मुनि ने माना है। और लोक व्यवहार की शिक्षा देना ये महिम भट्ट ने। तो बस यहां से आपको ये तीन बिंदु हैं जो ध्यान रखने हैं। नाटक का जो उद्देश्य है वो किसने क्या माना है। हालांकि इनके अलावा विद्वानों ने और भी अलग अलग तरीके से रखे हैं, और नाटक का जो उद्देश्य है लिखने का वो कुछ भी हो सकता है। तो कई जैसे पैसे कमाने के लिए लिखते हैं, कुछ प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए भी लिखते हैं। तो ये अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये तीन, ये ध्यान रखना है जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भरत मुनि ने नाटक का उद्देश्य रस निष्पत्ति को माना है, महिम भट्ट ने लोक व्यवहार की शिक्षा देने को माना है, और जयशंकर प्रसाद है वो आत्म अभिव्यक्ति को मानते हैं। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमने अभी तीन, रस पढ़ लिया है, संवाद पढ़ लिया है, और उद्देश्य पढ़ लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अभिनय। अभिनय, देखो अभिनय क्या होता है? तो अभिनय एक तरह से हम जो आंगिक चेष्टाएं होते हैं ना, उनका कलात्मक प्रदर्शन करते हैं मंच पर, तो वो ही क्या अभिनय होता है। तो सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
आंगिक 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 चेष्टाओं का कलात्मक प्रदर्शन। आंगिक चेष्टाओं का कलात्मक प्रदर्शन ही अभिनय कहलाता है। अभिनय कहलाता है। ये देखो, आंगिक चेष्टाओं का कलात्मक प्रदर्शन है, वो ही क्या कहलाता है? अभिनय कहलाता है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, तो ये सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं भेद। भेद, अभिनय के अगर भेद की बात करें तो इसके 4 भेद हैं जो हम देख सकते हैं। देखो, 4 भेद में से जो पहला भेद है वो रहता है कायिक अभिनय। कायिक अभिनय। अब ये कायिक अभिनय क्या है, पहले मैं ये बता ही देता हूं आपको कौन कौन से हैं। एक कायिक होता है, एक वाचिक अभिनय। वैसे तो नाम से ही दिख रहे हैं सीधे सीधे। कायिक हो गया, वाचिक हो गया। तीसरा एक रहता है आहार्य अभिनय। ये आहार्य हो जाएगा। और चौथा है वो रहता है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय। तो ये देखो रहते हैं इस तरह से 4। ये 4 भेद किए जाते हैं अभिनय के। कायिक अभिनय, तो कायिक का मतलब काया मतलब शरीर एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि काया दिख रहा है आपको नाम से ही, कायिक अभिनय मतलब हमारे शरीर की जो काया है ना, शरीर का अंग संचालन कह सकते हैं, उससे जो अभिनय होता है वो कहलाता है कायिक अभिनय। तो इसमें ज्यादा बर्डन नहीं लेना। देखो, ये किसके द्वारा होता है? अंग संचालन के द्वारा होता है। अंग संचालन के द्वारा, इतना सा ध्यान रख लेंगे। कायिक अभिनय। वाचिक मतलब वार्तालाप, वचन, ये सब देखिए तो वाक शब्द से बन गया, ये वाक वाणी से, तो इसको हम कह सकते हैं बातचीत। बातचीत कह सकते हो, वार्तालाप कह सकते हो। तो बातचीत के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे वाचिक अभिनय कहते हैं। तीसरा है आहार्य। आहार्य क्या है? अपनी जो पोशाक होती है, वेशभूषा कह सकते हैं। तो वेशभूषा के माध्यम से जो अभिनय है वो आहार्य अभिनय होगा। तो आहार्य किसको कहेंगे? वेशभूषा के माध्यम से, वेशभूषा के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वो। और रहता है सात्विक अनुभव। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि आपको पता है सात्विक जो अनुभाव है, ये काव्य शास्त्र में पढ़ा जाता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। सात्विक जो अनुभाव है वो 8, अब पूरे के पूरे भाव उसमें आ जाते हैं। मैं ऐसे कहूं सीधी भाषा में कि जो किरदार होता है ना, पूरी तरह से किरदार में घुसकर जो अभिनय किया जाता है, तो वो ही अभिनय होता है क्या? सात्विक अभिनय। चलिए लिख देता हूं मैं यहां पर, पूरी तरह से किरदार में लीन होकर किया जाने वाला अभिनय। पूरी तरह से मतलब किरदार में लीन हो गए और उससे जो अभिनय किया जाएगा उसे कहेंगे सात्विक अनुभव। तो अब इसमें आप कह सकते हो, बताओ सर्वश्रेष्ठ हुआ
ये सात्विक अनुभव है ना, यही क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनय की श्रेणी में रखा जाता है इसमें से। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनय कौन सा है, तो सात्विक अभिनय है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अभिनय की बात हुई, एक बार देखो कितने हो गए भाई, चार भेद हैं इसके, ये ध्यान रखना है। कायिक जो काया के द्वारा अंग संचालन के द्वारा होता है, वाचिक वाणी यानी वार्तालाप के द्वारा होता है, आहार्य वेशभूषा से, और सात्विक जो सर्वश्रेष्ठ होता है पूरी तरह से किरदार में लीन होकर के फिर ये अभिनय किया जाता है, वो सात्विक अभिनय होता है। सात्विक अनुभवों की अगर बात करें तो वो 8 होते हैं। खैर बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं एक बार। तो ये भी चलिए मैं बता देता हूं, ये ध्यान रखना। सात्विक अनुभाव, ये 8 होते हैं भाई, सात्विक अनुभाव है ना। नंबर 1 अश्रु। अश्रु का मतलब आंसू। जब अभिनय करते हैं तो आपको पता है कोई ऐसी घटना होती है जिसमें से किरदार आंसू निकालता है, तो सचमुच के ही आंसू, जैसे आंसू निकल रहे हों, तो इस तरह से पूरी तरह से किरदार में लीन हो गए। तो अश्रु, एक तो आंसू निकालने की बात हो गई। अश्रु के बाद में दूसरा जो रहता है वो रहता है स्वेद। स्वेद, स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीना। अब कोई ऐसी घटना हुई कि अचानक से ऐसे दिखाए कि भाई पसीने आ गए, तो स्वेद पसीना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 3, तीसरा रहता है रोमांच। रोमांच, रोमांच क्या होता है, रोम प्लस अंश, रोंगटे खड़े होना। जो किसी घटना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाए किरदार में भी, तो ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं, उसको रोमांच। अश्रु आंसू हो गए, स्वेद पसीना हो गया, रोमांच जो रोंगटे खड़े होने की बात है वो है। नंबर 4, चौथा रहेगा स्वर भंग। स्वर भंग क्या होता है, बोलते बोलते आपको पता है कि बीच में अटक जाना, तो इस तरह की जो जीभ लड़खड़ाना, तो ये स्वर भंग की श्रेणी में आते हैं। तो कांपते हुए बोलते हैं ना, तब अटक कर बोल रहे हैं, कांप कर, वो। इसके बाद में एक रहेगा, स्वर भंग हो गया, से स्तंभ रहता है। स्तंभ, स्तंभ आपको पता है एक तरह से खंबा ही होता है। किसी घटना को देखकर किरदार है ना, वो वहीं की वहीं खड़ा होकर रह गए, मतलब न आगे न पीछे, कहीं नहीं, स्तंभ हो गया एक तरह से, तो वो होता है ये। और नंबर 6, छठा हम ले सकते हैं प्रलय। प्रलय, प्रलय क्या होता है, स्थिति का ज्ञान नहीं होना, वो प्रलय की श्रेणी में आता है, स्थिति का ज्ञान नहीं होना। नंबर 7 होता है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य, चेहरे का रंग उड़ जाना, फीका पड़ना, तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसे वैवर्ण्य कहा जाता है। और एक रहता है 8वां वेपथु। वेपथु होता है कांपना, कंपन। तो ये है भाई। तो कुल मिला के हम कहें कितने हो गए, 8, ये सात्विक अनुभाव है। और ये सारी चीजें अगर उस अभिनय में दिखाई जाती है पात्रानुकूल, तभी तो सात्विक अभिनय सर्वश्रेष्ठ हुआ। तो ये सारी बातें हैं, ये पाई जाती हैं किसमें, सात्विक अभिनय में, और तभी सात्विक जो अभिनय है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात थी भाई अभिनय की। तो उम्मीद है अभिनय है वो क्लियर हो गया होगा। तो अभिनय की बातें पूरी। चलिए, अभिनय के बाद में नेक्स्ट जो हमारा तत्व है वो है भाई भाषा शैली। भाषा शैली एवं वृत्तियां। भाषा शैली एवं वृत्तियां, देखो भाषा शैली और वृत्तियों की बात करें तो वैसे तो हम देखते हैं भाषा शैली को एक साथ यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको अलग अलग बता देता हूं कि भाषा शैली और वृत्ति ये जो है ना, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले
बात कर लेते हैं अपन किसकी, भाषा की। तो इसमें जो भाषा है ना वो कैसी होनी चाहिए, तो भाषा भाई सिंपल सी बात है, सरल होनी चाहिए भाषा एकदम, और भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका ज्ञान आसानी से हो जाए, मतलब सुबोध होनी चाहिए। भाषा है वो पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, पात्रानुकूल। और भाई जो अर्थ प्रकट करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं वांछित अर्थ को प्रकट करने वाली, प्रकट करने वाली होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये इस तरह से, ये तो रही बात भाषा की कि भाषा किस तरह की होनी चाहिए। भाषा के बाद में बात कर लेते हैं किसकी, शैली। शैली कैसी होनी चाहिए, तो शैली है वो देखो भाई, नाटक में वर्णनात्मक भी हो सकती है, जिसमें वर्णन करके बताया जाता है ना, वर्णनात्मक होनी, या फिर चित्रणात्मक, इस तरह की शैली है वो होनी चाहिए नाटक में। और लेकिन यहां शैली में एक प्रश्न बन जाता है, ये ध्यान रखना भाई, नोट। एक शैली रहती है उपदेशात्मक, कौन सी, उपदेशात्मक शैली। ये जो है ना उपदेशात्मक शैली जो है, इसको निषेध किया है किसने, जयशंकर प्रसाद ने निषेध माना है। कौन सी शैली, उपदेशात्मक शैली की। नाटक में उपदेश नहीं देने, तो उपदेशात्मक शैली नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये उपदेशात्मक शैली जो आप देख रहे हैं, इसका जयशंकर प्रसाद ने निषेध किया। जयशंकर प्रसाद, उन्होंने निषेध किया है कौन सी शैली का, उपदेशात्मक शैली का। तो ये शैली की, शैली में बस इतना ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्णनात्मक या चित्रणात्मक शैली होनी चाहिए नाटक में, उपदेशात्मक शैली नहीं होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद की, उन्होंने निषेध किया है इसका। चलिए, ये शैली की बात हो गई भाई। अब आ जाओ वृत्ति। वृत्ति ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वृत्ति को जरूर देख लें एक बार। वृत्ति क्या है, काव्य या नाटक, दोनों दृष्टि से बात कर रहे हैं हम। काव्य या नाटक में पात्रों, जो अभिनेता ना, काव्य या नाटक में पात्रों की कायिक, वाचिक, वाचिक, अभी अभिनय के प्रकार पढ़े थे ना, उसमें देखे थे। काव्य या नाटक में पात्रों की कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टा, काव्य या नाटक में पात्रों की कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टा ही वृत्ति कहलाती है। तो वृत्ति क्या होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक जो चेष्टा है ना, एक तरह से कहें तो सीधे शब्दों में, वो ही वृत्ति होती है। ठीक है, ये तो वृत्ति की बात हो गई। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, भृतमुनि ने, भृतमुनि ने वृत्तियों को काव्य की माताएं कहा है। लो भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न बन के आएगा, वृत्तियों को काव्य की माताएं किसने कहा है, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने काव्य की माताएं किसको कहा है, वृत्तियों को।
तो ये किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, भरत मुनि ने व्रतियों को काव्य की माताएं कहा है। अच्छा भाई, इसके बाद में चलो बात कर लेते हैं भेद की। भेद कितने होते हैं देखो। तो अगर मैं बात करूं तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कैसे? एक तो काव्य में वृत्तियां, काव्य में वृत्तियां, और दूसरी नाटक में, नाटक में वृत्तियां। देखो, काव्य में और नाटक में अगर मैं बात करूं काव्य में कितनी वृत्तियां हैं, तो काव्य में तो 3 और नाटक में कितनी है? 4। ये देख लो, काव्य में कितनी वृत्तियां हैं? 3। नाटक में कितनी वृत्तियां हैं? 4। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो मैं आपको, खैर अभी तो नाटक की बात चल रही है, लेकिन चलो मैं सारी काव्य वाली बता देता हूँ, नाटक वाली बता देता हूँ, और 2 मिनट से ही, जिससे कम से कम कवर हो जाएगा। अगर यहां बात कर लेते हैं काव्य में वृत्तियां, काव्य में वृत्तियां, तो काव्य में कितनी वृत्ति बताइए आपको? 3 कि 3 वृत्ति हैं वो होती हैं काव्य में। नंबर 1 पहली है, क्या हो रहा है भाई? पहली कौन सी है? कोमलावृत्ति। तो नाम से पता चल रहा है कि कोमल वर्णों का प्रयोग जिसमें होता है वो, तो कह सकते हैं इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक है, ये है। और कोमलावृत्ति का इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसमें एक बात और ध्यान रख लेना, कौन कौन से रस में। तो एक तो श्रृंगार रस जो होता है उसमें प्रयोग होता है, एक श्रृंगार के साथ में भक्ति रस होता है उसमें प्रयोग होता है, और कोमल का वही करुण रस में भी प्रयोग होगा, करुण रस में होता है, और वात्सल्य रस जो होता है उसमें भी होता है। तो किस किस में कौन कौन से रस में प्रयोग होता है ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो कोमलावृत्ति का प्रयोग है जो किस में होगा? श्रृंगार रस में, भक्ति रस में, करुण रस में और वात्सल्य रस में, ठीक है। तो इसमें इनका प्रयोग होता है। एक तो ये हो गई भाई। नंबर 2 दूसरी रहती है परुषावृत्ति। परुषा वृत्ति, अब ये परुषावृत्ति है, नाम से पता चल रहा है इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग हुआ था, लेकिन इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। कठोर वर्णों का प्रयोग कौन सी वृत्ति में होता है? तो वो कहेंगे परुषा में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, और कोमलावृत्ति जिसमें कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। अब वही सेम बात कर ले कि कठोर वर्णों का प्रयोग कौन कौन से रस में हो सकता है। तो देखो, कठोर वर्ण एक तो वीर में होता है, एक रौद्र है इसमें भी कठोर होते हैं, एक भयानक जो होता है उसमें भी कठोर होगा, तभी तो डर लगेगा ना, और एक रहता है विभत्स रस में। ये है भाई, इन रस में प्रयोग होता है परुषावृत्ति का। 2 हो गए। और तीसरी जो वृत्ति है वो रहेगा उपनागरिका। उपनागरिका वृत्ति, ये देखिए। तो उपनागरिका जो है इसमें ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा, कोमल का भी और कठोर का भी, दोनों का मिश्रण जब है तो उसे उपनागरिका वृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोमल व कठोर वर्णों का मिश्रण होता है इसमें, और इसका प्रयोग विशेषतः शांत रस में होता है। शांत रस में,
ठीक है, ये है भाई काव्य में। तो अगर काव्य की दृष्टि से देखें तो 3 वृत्तियां होती हैं काव्य की दृष्टि से। कोमल आवर्ती सिंपल सी है, कोमल वर्णों का प्रयोग होगा। श्रृंगार, भक्ति, करुण, वात्सल्य ये है, इनमें प्रयोग होता है। परुषावृत्ति है जिसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। वीर, रुद्र, भयानक, विभत्स ये हैं रस इसमें। उपनागरिका की बात करें तो ये दोनों का मिश्रण हो जाती है। कठोर और कोमल दोनों वर्णों का मिश्रण है। और शांत रस जिसमें इसका प्रयोग होता है। राइट, चलो ये काव्य की। अब आ जाओ काव्य में, अब दूसरी करते हैं नाटक में, जो कि हमारा मूल बिंदु है। नाटक में वृत्तियां, नाटक में वृत्तियां, नाटक में जो वृत्तियां हैं उनकी संख्या कितनी है भाई? 4 है उनकी। ठीक है, 4 कौन कौन सी हैं देखो जरा। नंबर 1 पहली है भारती, भारती वृत्ति। ठीक है, इसके कुछ बिंदु हैं, वो बिंदु ध्यान रखने हैं आपको सीधे सीधे से। भारतीय वृत्ति जो है ये सबसे मुख्य, पहला बिंदु तो यही कर सकते हैं, सबसे मुख्य वृत्ति। प्रश्न आ जाए सबसे मुख्य वृत्ति कौन सी है, तो आप बताओगे भारतीय है ना, वो सबसे मुख्य वृत्ति है भाई। ओके, अगर बात करें इसकी उत्पत्ति से, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो पहला वेद सबसे मुख्य है ये, और ऋग्वेद से, ऋग्वेद से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारतीय वृत्ति है, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ऋग्वेद से। अच्छा प्रश्न बनेगा, ध्यान रखें। अब वेदों में आपको पता है संस्कृत की प्रधानता होती है, वेद संस्कृत में ही तो है, वैदिक संस्कृत है। तो जो संस्कृत है तो उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम। तो इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, ये विशेषता जरूर ध्यान रखनी है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखना है। अब तत्सम है, वेदों की बात रहे तो इसकी संस्कार वाली भाषा, मर्यादित और संस्कारित भाषा का प्रयोग होता है इसमें। कौन सी में? भारतीय वृत्ति में। इसमें संस्कार युक्त, इसमें संस्कार युक्त एवं मर्यादित भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो मर्यादा वाली बात है इसमें भारतीय वृत्ति में। और भाई इसमें प्राय स्त्रियों का निषेध होता है, स्त्रियों का निषेध होता है। प्राय का मतलब कोई एक तरह से कहें तो पूरी तरह से बात नहीं कर रहे, प्राय निषेध रहता है। कोई एक दो हो, थोड़ा बहुत तो चलता है, बाकी अधिकांश बात करें प्राय स्त्रियों का निषेध माना जाता है। कौन सी वृत्ति में? भारतीय वृत्ति में। ठीक है, और अगर बात करें इसका मुख्य प्रयोग किस में होता है? मुख्य प्रयोग कौन से रस में होता है? तो भारतीय वृत्ति का जो मुख्य प्रयोग है वो करुण और अद्भुत, करुण और अद्भुत रस में, करुण और अद्भुत रस है ना, इसमें मुख्यतः प्रयोग होता है इसका। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये भारतीय वृत्ति के बारे में हमने जो पढ़ी है। तो भारतीय वृत्ति क्या है? देखो, सबसे मुख्य वृत्ति माना जाता है इसे, उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। और वेदों की बात है तो भाषा है वो आपको पता है, तत्सम शब्दों की प्रधानता रहेगी, संस्कार युक्त मर्यादित भाषा होगी। स्त्रियों का जो प्रयोग है वो इसमें प्राय निषेध माना जाता है, और मुख्य प्रयोग जो है करुण और अद्भुत रस में होता है। ये आपको भारतीय वृत्ति के बारे में ध्यान रखना है। चलिए, बहुत अच्छे। भारतीय के बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरी वृत्ति जो है, यहां पहली हो गई भारतीय, ठीक है।
दूसरी जो है वो है सात्विकी व्रति, सात्विकी व्रति। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सत्व की बात की थी, ठीक है ना। तो सात्विक अनुभाव 8 वो मैंने आपको बताए थे, तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, उनकी प्रधानता तो रहेगी, लेकिन यहाँ जो मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो सात्विकी व्रति है, इसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी जाएगी भाई, यजुर्वेद से, जबकि भारती की उत्पत्ति ऋग्वेद से थी। और सात्विकी व्रति है, इसकी उत्पत्ति कहां से, यजुर्वेद से मानी जाती है। और दूसरा बिंदु ध्यान रख सकते हैं इसमें, सात्विक जो अनुभाव है जो मैंने लिखा दिया आपको, इसमें सात्विक अनुभावों की प्रधानता रहती है। सात्विक अनुभव जो है वो आपको लिखा दिए मैंने, तो इसमें सात्विक अनुभव उनकी प्रधानता रहती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, इसमें हर्ष व रोमांच का चित्रण होता है, हर्ष रोमांच का चित्रण होता है, तथा शोक का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। मतलब हर्ष और रोमांच की भावना रहती है, शोक वगैरह इसमें नहीं रहता, वो सात्विक, क्योंकि गुण ही सात्विक है ये। चलिए और बात करें तो मुख्य, अगर बात करें तो मुख्य प्रयोग कौन से रस में होता है, तो मुख्य प्रयोग तो इसका होता है अद्भुत और करुण, अद्भुत और रौद्र में रहेगा भाई मुख्य, तो अद्भुत और रौद्र रस में। जबकि अगर बात कर लें गौण प्रयोग, गौण का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा बहुत गौण प्रयोग, तो गौण में आ जाएगा एक तो करुण और एक हो जाएगा श्रृंगार। ये है, चलो ये इतनी सी बातें हैं जो सात्विकी वृत्ति से ध्यान रखनी है। सात्विकी वृत्ति जिसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी जाती है, नाम से ही पता चल रहा है सात्विक अनुभाव जो है उसकी प्रधानता रहेगी। हर्ष रोमांच का चित्रण जरूर होता है, लेकिन इसमें शोक का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। मुख्य प्रयोग जो है अद्भुत और रौद्ररस में होता है, जबकि गौण प्रयोग जो है वो आपका इसमें करुण और श्रृंगार में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 हो गई। तीसरी की बात करते हैं। देखो तीसरी जो व्रति रहेगी वही आपकी वो रहेगी कैसिकी, कैसिकी व्रति, कैसिकी व्रति। अब कैसिकी व्रति है जिसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति से प्रश्न आते हैं, सभी का ध्यान रखना है। तो कैसिकी है, इसकी उत्पत्ति होती है सामवेद से, सामवेद से, ठीक है। ये उत्पत्ति की बात हो गई। दूसरी बात करें, नाम क्यों पड़ा है केसिकी, केस बाल, तो केस सज्जा से संबंध है इसका, और इसी वजह से नाम पड़ा है क्या केसिकी। तो मैं इसे लिख सकता हूं, देखो केस सज्जा से संबंधित, ठीक है ना। इससे समझ जाओगे आप, छोटे से समझ जाना, केस सज्जा, क्योंकि नाम किससे पड़ा है, केस सज्जा से संबंधित है, केसी की, है ना। तो इस तरह से बना है केस सज्जा से। अब आपको पता है कि केस सज्जा है ये श्रृंगारिक तरह से ही है एक, है ना। तो और जहां सामवेद की बात आ रही है तो संगीत, सामवेद संगीत निकल के आता है। तो संगीत जब निकल के आएगा तो जहां पर श्रृंगार, नाच गाने, इस तरह की जो बातें हैं वो कैसिकी वृत्ति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूं एक बार, जहां श्रृंगार, नाच गान, जहां श्रृंगार, नाच गान आदि का वर्णन
होता है वहां केसी की वृत्ति, केसी की वृत्ति होती है। तो केसी की वृत्ति कहां होगी? जहां श्रृंगार और नाच गान आदि का वर्णन जहां किया जाएगा वहां रहेगा। और मुख्य प्रयोग की बात कर लेते हैं। मुख्य प्रयोग कहां होगा? इसमें कौन से रस में होगा? तो नाम से पता चल रहा है कि श्रृंगार की बात हो रही है। श्रृंगार और हास्य रस में, श्रृंगार और हास्य रस में प्रयोग होता है। चलिए, ये इतनी सी बातें हैं जो इसमें आपको ध्यान रखना है। केसी की वृत्ति है जिसकी उत्पत्ति सामवेद से, और इसका संबंध किससे? केस सज्जा से संबंध है, तभी नाम पड़ा है केसी की। ओके। और जहां पर बात है सामवेद की तो नाच गान की बात होगी, और केस सज्जा कर रहे हैं तो श्रृंगार की बात होगी। बस वही बात है इसमें। और मुख्य प्रयोग श्रृंगार में, और हंसाने का ही काम है, नाच गान वगैरह ये तो सारा। तो ये कैसे की वृत्ति हो गई। और नंबर 4 एक बची है, वो देख लो, आरभटी। आरभटी वृत्ति, आरभटी। तो ये आरभटी ये क्या है? इसका नाम कैसे पड़ा है? पहले तो सबसे पहला बिंदु तो उत्पत्ति की कर लेते हैं। उत्पत्ति जो इसकी हुई है, एक ही तो वेद बचा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद से उत्पत्ति मानी जाती है। ये आरभटी नाम पड़ा है, देखो, आरभट से। आरभट का अर्थ, आरभट से, है ना। और आरभट का अर्थ होता है योद्धा, वीर। तो आरभट का अर्थ क्या होता है? योद्धा, वीर, साहसी। ये अर्थ होते हैं इसके, किसके? आरभट के। ओके। अब योद्धा है, ये इसका नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका मुख्य प्रयोग कौन से रस में होगा भाई? मुख्य प्रयोग वीर रस में ही तो होगा, क्योंकि वीरता की बात हो रही है। तो अब आपको एक चीज और ध्यान रख लेना, किस किस की बात हो सकती है इसमें। मुख्य प्रयोग तो ये वीर रस में याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गौण प्रयोग है, रौद्र वगैरह, भयानक वगैरह में भी हो जाता है। मुख्य के ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, वीर रस में होती है। अब वीरता की बात जहां पर भी होगी, देखो, जहां या तो बात किसकी हो? युद्ध की, या फिर कहें कोई भी कठिन कार्य की बात हो रही हो, या देशभक्ति की बात हो रही हो, या फिर धर्म से संबंधित कोई बात हो रही हो, धर्म का चित्रण, जहां युद्ध, कठिन कार्य, देशभक्ति एवं धर्म का चित्रण होता है, धर्म का चित्रण होता है, वहां आरभटी वृत्ति होती है। आरभटी वृत्ति होती है। तो सीधा सा प्रश्न रहेगा इससे कि जहां युद्ध, कठिन कार्य, देशभक्ति, धर्म आदि का चित्रण होता है, उसमें कौन सी वृत्ति होती है? तो वहां पर आरभटी वृत्ति काम करती है। ठीक है, उत्पत्ति का ध्यान रखना है, आरभट का यह, और मुख्य प्रयोग कौन से रस में होता है। ये प्रमुख बातें हैं जो आरभटी से संबंधित रहेंगी। चलिए, तो ये थी भाई अपनी वृत्तियां। तो एक तत्व जो वृत्ति का था वो भी अपना समाप्त होता है। एक लास्ट तत्व बचा है, वो है कौन सा? संकलन त्रय। चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट तत्व है संकलन त्रय। अब संकलन त्रय की बात कर रहे हैं, तो संकलन त्रय क्या होता है? इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई जहां पर एक तो समय, एक स्थान और कार्य, ये तीन चीज हो गई। समय, स्थान और कार्य की एकता जो होती है वही संकलन त्रय होता है। मतलब ऐसा है कि जैसा स्थान और जैसा समय होगा वैसे ही क्या होगा? कार्य होगा।
तो बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें केवल नॉर्मल ये ध्यान रखना है, समय, स्थान और कार्य की एकता को ही हम क्या कहते हैं, संकलन त्रय कहते हैं। अब ये जो संकलन त्रय है ना, पाश्चात्य साहित्य की अगर बात करें तो पाश्चात्य साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व माना जाता है ना, वो संकलन त्रय माना जाता है पाश्चात्य में। लेकिन अगर बात करें भारतीय साहित्य, तो उसमें ज्यादा महत्व रस को दिया जाता है। भारतीय में किसको? रस को, आत्मा है ना, और जबकि पाश्चात्य में संकलन त्रय को ज्यादा महत्व मिलता है। तो इस बात को हम यहां पर नोट डालकर, क्या वैसे सीधा ही लिख देता हूं मैं, पाश्चात्य साहित्य में, पाश्चात्य साहित्य में संकलन त्रय, संकलन त्रय को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो पाश्चात्य साहित्य में देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में भारतीय साहित्य की बात भी कर लेते हैं। भारतीय साहित्य में रस को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ये देखो, ये है संकलन त्रय बस। तो इतना सा ये बिंदु है जो रहेगा, और इसी के साथ में जो नाटक के तत्व थे हमारे, वो सारे तत्व हैं वो समाप्त हो गए हैं। तो थोड़ा लंबा लेसन जरूर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तत्व जो हैं वो हमने बहुत बारीकी से पढ़ लिए हैं। अब बाकी का काम आपका है, कभी हार नहीं मानना है, और एक दो बार नहीं, जितना हो सके उतना आप रिपीट करने की कोशिश किया करो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, है ना। तो आप तो केवल आपका जो कर्म है वो करते रहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी है, कर्म करोगे वैसा फल अपने आप मिल जाएगा। मतलब जितनी मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग फल अपने आप मिल जाएगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए, बाकी सब काम स्वतः होगा। ओके, तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी अपनी।